नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी थी वो अपन प्लांट ब्रीडिंग को लेकर, जिसके अंतर्गत अपन ने काफी कुछ देखा था, जिसके प्रीवियस 3 लेक्चर अपन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल चुके हैं और एक प्लेलिस्ट भी है, उसके माध्यम से भी आप लोगों को वीडियो मिलने वाले हैं। जिसके अंतर्गत अपन ने प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के अलावा अपन बात करें कि उसके ऑब्जेक्ट क्या थे, प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव की भी बात की थी। उसके साथ ही जो प्लांट ब्रीडिंग के एक्टिविटीज थी उनकी अपन बात कर रहे थे, और एक्टिविटीज के अंतर्गत मैंने बोला था कि एक एक छोटी छोटी चीजें हैं वो अपन स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे और अच्छे से सीखते हुए चलेंगे, और आपको काफी इजी वे के अंतर्गत वो समझ में आने वाला है। मैंने बात करें कि प्लांट एक्टिविटीज के अंतर्गत मैंने बताया था कि आपको कि एक नई वैरायटी कैसे डेवलप कर सकते हो। तो मैंने पहली स्टेप बताई थी कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन देखना पड़ेगा। आपको जहां क्रिएट करना पड़ेगा वेरिएशन, अगर वेरिएशन होगा उसी के अंतर्गत अच्छी आपको क्या होगा, वैरायटी मिलने को देखने को मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले वेरिएशन देखते हैं, और वेरिएशन के अंतर्गत से आप अपने डिजायर वाली जो प्लांट होगी उसको या सीड होगी उसको क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो। फिर सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप उसका परफॉर्मेंस देखते हो या फिर आप उसका मूल्यांकन करते हो कि वास्तव में कि जो आपने सेलेक्ट किया वो अच्छा मटेरियल तो था, या जिस हिसाब से आप उसके आशा करते हो तो उसी के पैरामीटर्स पे उतर तो पा रहा है खरा। तो अगर वो खरा नहीं उतरेगा तो या फिर आपको लगता है कि वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं दे पाएगा तो अपन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अगर मूल्यांकन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो अपन फिर उसको नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत या नेक्स्ट चरण के अंतर्गत लेके जाते हैं, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, सीड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, या जिसे अपन बोलते हैं कि बीजों का गुणन करते हैं, यानी कि बीज की जो संख्या होती है उनको अपन बढ़ाने का कार्य करते हैं। और फिर जैसे ही बीज जो आपके बीज होंगे वो अच्छी क्वांटिटी में हो जाते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अपन उन सीडों को किसानों तक पहुंचाते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ताकि जो आपके हाइब्रिड बीज बने हैं उनका फायदा आपके किसान और आपके समाज को आसानी से मिल सके। तो इन चीजों की मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाया था और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को। तो अपन बात करें कि जो आज का लेक्चर रहने वाला है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन ने बात की थी पहले जो अपना चरण था उसके अंतर्गत अपन ने वेरिएशन की अपन ने क्या की थी, बात की थी। लेकिन अब जो आज का अपना वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके जर्म प्लाज्मा को लेकर। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ जाती है बच्चों के सामने कि पहले तो ये समझ में नहीं आता कि जर्म प्लाज्मा होता क्या है। तो जर्म प्लाज्म, आप सिंपल सी एक चीज याद रखिए कि जर्म प्लाज्म वो है जिसके द्वारा आप जो भी उगा रहे हो, जो भी बीज उगा रहे हो वो एक तरीके से क्या होगा, आपका जर्म प्लाज्म होगा। जिससे पौधा ग्रो कर रहे हो वो क्या है, आपका जर्म प्लाज्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसके डेफिनेशन की बात बता दूं कि इसके अंतर्गत दिया गया है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य, यानी कि आपके जो प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, फसलों के जीन प्रारूपों में रूपांतरित करके, यानी कि अपन प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या करते हैं कि उनके जो भी कोई अपना जो फसल वगैरह है उनके अंतर्गत जो जीन होते हैं, जीन जीन क्या होते हैं और फिनोटाइप क्या होता है, पहले आप इनके ऊपर भी गौर कीजिएगा। फिनोटाइप क्या होता है कि एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी कि कोई भी पौधा बाहर से दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं बाहर से दिख रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। यानी कि फिजिकली अपीयरेंस क्या होता है आपका, फिनोटाइपिक होता है। जीनोटाइप की अपन बात करें कि जो इंटरनली जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, आपका जीनोटाइप होता है। कि सर इंटरनली अपीयरेंस क्या मतलब, कि अपन बात करें कि अपने जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे काले बाल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी जीन के ऊपर डिपेंड करता है। और जीन ही क्या करती है, इन चीजों को अपने क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये चीजें अपने कंट्रोल हो रही है जीन से, तो वो क्या हो गया, आपका जीनोटाइप हो गया। यानी कि जीन कंट्रोल कर रही है मेरे हर एक चीज को, कि अगर हेयर कलर हुआ, मेरा बॉडी का कलर हुआ, मेरी आईज का कलर हुआ, ये क्या होती है, जीन कंट्रोल करती हैं। उसे ही अपन क्या कहते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अपन बात करें कि ये डीएनए का छोटा सेगमेंट होता है एक तरीके से, जो अपनी क्या करते हैं, आनुवांशिक चीजों को क्या करता है, अपने कंट्रोल करता है। लेकिन अपन बात करें कि ये बात समझ में आ गई कि आप जीनोटाइप ये हो गया। लेकिन अपन क्या करते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत अपन ने बात की कि अभी क्या बताया कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं कि प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या है कि आपके, जिसकी अपन बात करें कि आपके क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि फसलों के जीन प्रारूपों में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मेरी आंखें हैं ब्लैक तो वो उसके लिए भी आपकी क्या होगी, जीन एक रिस्पॉन्सिबल होगी।
लेकिन अपन क्या करें कि अगर उसके अंतर्गत चेंज कर दे कि मेरी जीन जो ब्लैक जो आंखें हैं, ब्लैक आंखें हैं, जिस जीन के कारण कंट्रोल हो रही है, अगर मैं उसको चेंज करके ब्लू कर दूं, है ना, जैसे कि आप लोगों ने गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, तो ऐसे ही अगर मेरे आंखों ब्लू करनी है, रेड करनी है, ब्राउन करनी है, तो मैं ऐसे जीन डालूंगा अपने अंदर, जिससे क्या होगा कि मेरी आंखों का कलर आपको रेड, ब्राउन, येलो, जो भी आपको डिजायर, जो आपका कैरेक्टर है, वो अपन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, आपके जो प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि फसलों के जीन प्रारूपों में रूपांतरित करके, यानी कि उसके जीन प्रारूप में अपन क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, और चेंज करके क्या करते हैं अपन मानव के लिए उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। अब मानव के लिए अधिक उपयोगी कैसे बनाएंगे कि भैया कोई भी अपने पास में ऐसी वेराइटी है जिसके अंतर्गत कम उपज मिल रही है। अगर अब मैं बात करूं कि अपने पास में जैसे कि ये एक पौधा है, इस पौधे के अंतर्गत अपने को इल्ड कम मिल रही है ना, इल्ड क्या होगी, कम मिलेगी, और एक ही पौधा आपके पास में ये एक और है, इसकी इल्ड अच्छी है, लेकिन आपके क्या होगा कि इस पौधे के अंतर्गत, एक के अंतर्गत आपको क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि इसके अंतर्गत आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, ज्यादा है, इसके अंतर्गत भैया क्या होगा कि रोग नहीं लगेंगे, और इसके अंतर्गत अपने क्या होगा कि इस पौधे के अंतर्गत इल्ड ज्यादा है, यानी कि आपके अगर इल्ड की अपन हिंदी के अंतर्गत बात करें तो आपके इससे क्या देखने को मिलेगा, आपके उपज, उपज क्या होगा, उपज आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो अपन इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, है ना, तो अपने को क्या मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा, या फिर मैं ऐसे बात करूं कि जो इसकी जीन थी वो इस पौधे में डाल दे तो अपने को ये पौधा क्या हो जाएगा, इल्ड भी अधिक मिलेगी, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसकी उपज भी क्या होगी, आपकी अधिक होगी, और इसके साथ में अगर उसके जीन डाल दिए अपन ने दूसरे पौधे के, उससे क्या होगा कि इस पौधे के अंतर्गत डिजीज रेजिस्टेंट भी हो जाएगा, यानी कि बीमारियां भी इसके अंतर्गत नहीं लगने वाली। तो यह काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ऐसे ही अपन प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो यही होता है कि इनके अपन जेनेटिक मेकअप के अंतर्गत चेंजिंग करते हैं, या मैं बात करूं इसके जीनोटाइप के अंतर्गत चेंज करके अपन उन पौधों को या फसलों को अपन क्या करते हैं, ह्यूमन या अपन बात करें मनुष्य के लिए क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत जीन प्रारूपों में वांछित परिवर्तन, वांछित मतलब कि आपको जो डिजायरेबल जीन है, ये डिजायरेबल कैरेक्टर है, उनको अंतर्गत ही अपन क्या करते हैं, इसके अंतर्गत चेंज करते हैं। इसके अलावा फिर अपन क्या करते हैं, वांछनीय जीन पादप के प्रजनकों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। अगर भैया आपको वांछित यानी कि अपने को लक्षण चाहिए, अगर मेरे एग्जांपल दिया कि मेरी आंखें ब्राउन करनी है, जैसे कि ब्राउन करनी है या फिर येलो करनी है, रेड करनी है, तो मेरे पास में ऐसे जीन होने तो चाहिए कि जो आपकी आंखों को जो कंट्रोल करे या ऐसे कलर दे सके। अगर वो जीन ही नहीं होगी तो वो कंट्रोल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको जीन आपके पास में उपलब्ध हो, इसी के लिए ही आपके क्या किया जाता है कि जर्म प्लाज्म एकत्रित करने के लिए, यानी कि अपन बात करें जन्म द्रव्य एकत्रित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए पादप, जो आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कहां पर है, आपका नई दिल्ली के अंतर्गत है। कई बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, नई दिल्ली कहां पर है, नई दिल्ली के अंतर्गत आपका क्या है, NPPGR, NPPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसके अंतर्गत आपके होता क्या है कि ये एनबी जो आपके NBPGR है, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग वेराइटियों के जर्म प्लाज्म मिलेंगे यहाँ पे, यानी कि कोई वाइल्ड स्पीसीज है उनको भी ये इकट्ठा करने का काम करता है, और ये अलग अलग स्पीसीजों को क्या करते हैं कि जर्म प्लाज्म इकट्ठा करके और संरक्षित रखने का कार्य करता है। वो कौन करता है, आपके NBPGR करता है। जैसे कि आप प्लांट ब्रीडर हो और आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसके द्वारा कि भैया आपके ऐसी वेराइटी तैयार करनी है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो और अधिक इल्ड वाली हो, तो आपके पास में ऐसी वेराइटी तो है जिसके, यानी कि अपन बात करें कि ऐसे जर्म प्लाज्म तो है जिसकी अधिक इल्ड हो, लेकिन आपके पास में ऐसा जर्म प्लाज्म नहीं है जिसके अंतर्गत डिजीज रेजिस्टेंट वाले भी जीन हो, तो आप क्या करोगे, फिर आप जीन बैंक जाओगे। जीन बैंक कैसे कि NBPGR के पास में जाओगे, वहां पे जाके आप रेजिस्टेंट जीन वाले अपन जर्म प्लाज्म लाएंगे और फिर उनमें से जीन ट्रांसफर करके अपन अच्छी नई वेराइटी डेवलप करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि जर्म प्लाज्म किसे कहते हैं। तो जर्म प्लाज्म क्या होता है आपका, कि जो भी नया पौधा तैयार करते हैं उसी सीड को अपन क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं, और उनको अलग अलग फॉर्म में रखते हैं। किसी बीज के अंतर्गत डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है, किसी सीड के अंतर्गत ऐसा कैरेक्टर हो सकता है कि वो आपके ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, वाटर रेजिस्टेंट हो, या फिर अपन वाटर तो नहीं लेकिन ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गया, या डिजीज रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो सकता है। ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर होते हैं, फिर उन्हीं सीडों को अपन स्टोर करके रखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म
आपका क्या होता है कि जर्म प्लाज्म इकट्ठा करते हैं और उसे संरक्षित करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म संरक्षण कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये कार्य किया जाता है कि आपका किसके, एनबीपीजीआर के द्वारा किया जाता है, जो कहां पे आपका नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर और बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना क्या, इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो इसके अंतर्गत अपना जो हो गया इसका परिचय। परिचय की बात करें कि किसी भी फसल, यानी कि अपन बात करें कि किसी भी आपके किसी भी फसल की प्रजातियां एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य यानी कि हेरिडिटी मटेरियल को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे कि अपन बात करें कि कोई भी आपके पास में वैरायटी है, तो उसका जो पहले यानी कि उसके पूर्वजों से जो गुण आए हैं उसी को अपन संजो कर एक जगह रख रहे हैं कि भैया ये डिजायरेबल अच्छे करेक्टर हैं और इनको अच्छे से रखो, क्या पता इन फ्यूचर में उनके जो करेक्टर है अपने को यूज करके नई वैरायटी बनाने को मिले। तो जो आपके ऐसे कैरेक्टर जो वाइल्ड स्पीसीज में यानी कि जंगली स्पीसीज के अंतर्गत पाए जा रहे हैं और वो संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य जो जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वही आपका क्या हो जाता है, हेरिडिटी मटेरियल कहलाता है। या मैं बात करूं कि उस प्रजाति का क्या हो जाएगा, जर्म प्लाज्म कहलाएगा। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि मेरे को आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं हूं तो मेरी आंखें ब्लैक है, ब्लैक आंखें हैं, ब्लैक ही हेयर है, तो मेरा जो जेनेटिक जो जीन है, जो जीन मेकअप है मेरे अंदर, जो डीएनए होगा, डीएनए के अंतर्गत जो जीन्स वगैरह है, एलील्स वगैरह है, अलग अलग जो मेरे हेरिडिटी मटेरियल है, अगर अपन उसको स्पेसिफिक यानी कि जो मेरा मैटर है यही मेरा क्या होगा, मेरी प्रजाति का क्या होगा, वो जेनेटिक मटेरियल या जर्म प्लाज्म कहलाएगा। तो ऐसा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपन बात करें कि ये क्या होगा, हेरिडिटी मटेरियल होता है यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहा जाता है। और निम्न लाइनों द्वारा जर्म प्लाज्म समूह के अंतर्गत होता है। अगर जर्म प्लाज्म की अपन बात करें या फिर मैं बात करूं कि आपके जो जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य है वो अलग अलग समूह के अंतर्गत होता है। तो अपन बात करें कि कौन कौन से समूह के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अपन बात करें कि आती है एक तो देसी किस्में, यानी कि अपन लोकल जो रेसेस वगैरह होती है। देसी किस्में कौन सी होती है, जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक के द्वारा नहीं किया जाता। मतलब कि अपन बात करें कि ऐसी किस्में जो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उगाते हुए आ रहे हैं, जनरली उगाते हुए आ रहे हैं, किसी ऐसे नहीं कि किसी वैरायटी रिलीज हुई और वो वैरायटी के बीज लेके आ रहे हैं और फिर उसे ग्रो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके अंतर्गत देसी किस्मों के अंतर्गत क्या होता है कि अपने घर वाले जो पुरानी बीज थे उनसे उन्होंने खेत में उगाया और उनसे ही एक कट्टा भर के रख लिया कि भैया अगले साल में तो अगले सीजन में इन्हीं को उगाऊंगा। उस वैरायटी का पता ही नहीं है, उनको ये पता है कि हाँ भैया इससे अधिक उपज मिल रहा है, मेरे को अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है और ये मेरे यहाँ पर खेत के अंतर्गत अच्छा सर्वाइव कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मैं भैया हाइब्रिड के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तो मेरा तो ये बीज है, ये क्या है कि शानदार है, इसी को ही मैं तो क्या करूंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी, या मैं बात करूं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन के अंतर्गत यानी कि एक सीजन के बाद में दूसरे सीजन में तो इसी को ही उगाऊंगा। वो क्या कहलाती है, आपकी देसी किस्में कहलाती है, जिसे कि अपन लोकल रेसेस या कहते हैं, लोकल वैरायटी हो जाएगी एक तरीके से। तो ये लोकल रेसेस होती है, तो ये क्या होती है कि कोई ब्रीडर के द्वारा तैयार नहीं की गई होती, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा जो क्रॉस करवा के या फिर कोई नई वैरायटी बनाकर वो स्पेसिफिक साइंटिफिक तरीके से वो वैरायटी रिलीज नहीं होती। ये क्या होती है कि आपके ट्रेडिशनल तरीके से मैं बात करूं कि या आपके पारंपरिक तरीके से जो उगाए जा रहे हैं सीड, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, देसी किस्में कहा जाता है। आप देख सकते हो देसी किस्में वह किस्में हैं जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक के द्वारा नहीं होता, वह लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जा रही है, यानी कि जो ब्रीडर के द्वारा तैयार नहीं की गई है, लेकिन वो क्या है कि लॉन्ग टाइम से यानी कि लंबे समय से उगाई जा रही है। एक समय से दूसरे समय तक अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करते हैं, उसे उगाते जा रहे हैं, वही क्या होती है आपकी देसी किस्में होती है। अब मैं बात करूं कि पुरानी अप्रचलित किस्में, इसमें तो पुरानी है लेकिन वो प्रचलन में नहीं है, यानी कि अपने प्रचलन के अंतर्गत नहीं है, यानी कि अब उसको नहीं ग्रो कर रहे। यह वेराइटियां कौन सी होती है, ये जनरली क्या होती है कि आपके प्लांट ब्रीडर के द्वारा सेलेक्ट की हुई वेराइटियां होती है। मैं बात करूं कि यह वेराइटियां वो होती है कि प्लांट ब्रीडर क्या होगा कि अपने वेराइटी लाएगा, उसको डिजायरेबल कैरेक्टर वाला प्लांट चेज करेगा, उसके बाद में वो क्रॉस करवाएगा, जो डिजायरेबल कैरेक्टर लगेंगे और उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है और उसको अपन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे ही जो क्या होगी कि पुरानी जो अप्रचलित किस्में होंगी उनको क्या करेगा कि ब्रीडर रिलीज तो कर देगा, लेकिन धीरे टाइम टू टाइम जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उनके इल्ड के अंतर्गत कमी आ जाती है और अपने किसान क्या करते हैं कि नए बीजों की ओर मूव ऑन करने लग जाते हैं। सपोज करो कि जो पुरानी वेराइटी थी उससे अपने को 80
क्विंटल हेक्टेयर अपने को उपज मिल रही थी, लेकिन अभी नए मार्केट के अंतर्गत अगर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज वाली अगर सीड मिलेंगे तो किसान 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वाली सीड को नहीं उगाएंगे। तो ऐसे ही वो वेराइटी उस टाइम के लिए अच्छी थी, जो प्लांट ब्रीडर ने तैयार किया वो उस टाइम के लिए काफी अच्छी थी और अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन प्रेजेंट देखा जाए ना, उसके अंतर्गत उससे अच्छी उपज वाली अगर वैरायटी मिल जाती है किसान को तो उसको उगाना बंद कर देता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, पुरानी या अप्रचलित किस्में कहा जाता है। जैसे कि अपन बात में करें, इसके अंतर्गत दिया गया है पादप प्रजनक के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई, यानी कि मैंने बताया कि आपको ये सिस्टमेटिक तरीके से या योजनाबद्ध प्लांट ब्रीडर के ऑब्जर्वेशन में या जो आपके उनके विजन में सुपरविजन के अंतर्गत ये वैरायटी है वो डेवलप की जाती है, लेकिन जो कभी खेत के लिए उपयोग ली जाती थी, लेकिन कुछ टाइम था जब वो उपयोगी हुआ करती थी और किसान काफी अच्छे से या काफी ब्रॉड लेवल पे उसको उगाया करते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि इन किस्मों को वर्तमान में खेती के लिए नहीं उगाया जाता है कि भैया अब क्या हो रहा है कि उनसे अच्छी अच्छी वेराइटियां आ गई तो इसलिए किसान उनको उगाना बंद कर दिया। वही क्या हो जाती है, आपकी पुरानी या अप्रचलित किस्में कहलाती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि खेती में उपयोग में आ रही किस्म, अब जो अभी प्रेजेंट के अंतर्गत जो वेराइटियां आ रही है, अपन बात करें कि कौन सी वेराइटियां जो इंक्लूवेशन के अंतर्गत यानी कि अपन जो अभी खेती के अंतर्गत काम में आ रही है, ऐसी किस्में भी होती है कि ये कौन सी, ये किस्में उपज गुणवत्ता आदि के लिए जीनों का उत्तम स्रोत होती है। कि भैया ये क्या हो गया कि वेरिएशन, अपन क्या कर रहे हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर रहे हैं। तो जर्म प्लाज्म के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि जर्म प्लाज्म कैसे कैसे कलेक्ट कर रहे थे, अपन को वेरिएशन क्रिएट करना था, और वेरिएशन के अंतर्गत अपन ने पहला चीज पढ़ा अपना डोमेस्टिकेशन और दूसरा चल रहा था जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म कहां से इकट्ठा कर रहे हैं, एक तो देसी किस्में हो सकती है यानी कि लोकल रेसेस हो सकता है, दूसरी जो पुरानी अप्रचलित किस्में थी अपने पास में जो अब उगाना बंद कर दिया गया है उनको भी अपन इकट्ठा कर रहे हैं, तीसरा जर्म प्लाज्म कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो खेत के अंतर्गत उपयोग में आ रही किस्म यानी कि जो अभी भी उग रही है उनके भी सीड अपन क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और उनको भी रख लेते हैं। तो वो भी क्या होगा कि आपके अलग अलग डिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे और उन्हीं जीनों को अपन क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या करता है कि जो अभी उपयोग में आ रही किस्में हैं उसके अंतर्गत होता यूं है कि ये किस्में उपज में अच्छी होती है, गुणवत्ता भी काफी अधिक देखने को मिलेगी, इसके साथ ही उनके जीन होते हैं वो काफी उत्तम होते हैं, यानी कि काफी अच्छे परफॉर्मेंस वाले इसके अंतर्गत जीन देखने को मिलते हैं। इन किस्मों के नए क्षेत्र में लाकर, यानी कि अपन बात करें कि नए क्षेत्र में लाकर ये आपके पूरी स्थापन आ रहे हैं, यही प्लांट इंट्रोडक्शन करके, क्या आप क्या करोगे इसके अंतर्गत प्लांट इंट्रोडक्शन करेंगे कि भैया अगर सपोज करो कि कोई वेरायटी है वो पंजाब के अंतर्गत अच्छा उत्पादन दे रही है, फिर अपन क्या सोचेंगे यार इस वेरायटी को तो अपन राजस्थान में भी ले जाके उगाए। तो राजस्थान के अंतर्गत वो वेरायटी पहले नहीं थी, लेकिन अपने क्या किया कि उसको यहाँ पे लाके भी उगाया, तो वही क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि पूर्व स्थापन कहलाता है। तो ऐसे ही ये क्या कर सकते हैं, जो अभी उपयोग में आ रही किस्में वो भी हो सकती है कि जो अभी ने अपन ने क्या किया, इंट्रोडक्शन के थ्रू अपन उस सीड को ला सकते हैं, सीधे खेतों में विमोचित किया जा सकता है। तो ऐसी किस्में होगी जिनको अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, खेतों के अंतर्गत अपन रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के द्वारा अपन क्या करते हैं कि जो पहले से वैरायटी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और जो पहले से जहां उगाई नहीं जा रही है वहां पे जाके अपन आसानी से उसको उगा देते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर सकते हैं जो खेतों के अंतर्गत प्रेजेंट के अंतर्गत जो आपकी क्या होगा, वैरायटियां उगाई जा रही है उसको अपन क्या कर सकते हैं, खेतों में से उगाई जा रही है प्रेजेंट में, उनके भी जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि एक आपका वेरिएशन क्रिएट करने के अंतर्गत अहम रोल निभाती है। दूसरा अपन बात करें प्रजनन लाइनें, यानी कि अपन बात करें ब्रीडिंग लाइंस की, तो ब्रीडिंग लाइंस क्या हो जाती है कि यह वह लाइंस होती है जो प्लांट ब्रीडर होता है वो क्या करता है कि अलग लाइनें तैयार करता है, जैसे कि आपकी कोई पॉपुलेशन हो गई और उसके अंतर्गत आपको कई, जैसे कि मैंने बात करूं कि अपने पास में 5 पौधे दिए गए हैं, अपने को पास में ये 5 पौधे हैं, तो एक पौधा हो गया, इसका क्या हो रहा था कि भैया इसके अंतर्गत एक बाली लगी हुई है, उस बाली के अंतर्गत आपके 5 पोड़ बन रहे हैं, यानी कि मैं बात करूं 2 पोड़ बन रहे हैं ना, इसके अंतर्गत आपके 2 लग रहे हैं। अगर दूसरी पौधा अपन ने देखा इसके अंतर्गत आपके 4 पोड़ लग रहे हैं, क्या 4 पोड़ लग रहे हैं इसके अंतर्गत। अगर मैं बात करूं कि आपके एक और नया पौधा देखा गया उसके अंतर्गत आपके 6 पोड़ लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्लांट की उसके अंतर्गत आपके 8 पोड लग रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि किसान देखेगा, या सॉरी
प्लांट ब्रीडर होगा वो ऑब्जर्व करेगा कि यार इस पौधे के अंतर्गत तो 2 ही पोड लग रहे हैं, इसमें 4 लग रहे हैं, इसको 5 लग रहे हैं, इसमें 7 लग रहे हैं, इसमें 8 लग रहे हैं। तो वो क्या करेगा, जो सुपीरियर होगा उसका चयन करेगा, यानी कि जो 8 वाला होगा उसका क्या करेगा, वो चयन कर लेगा। और जैसे ही वो चयन करेगा फिर उसको आगे जाके अलग ले जाके सेपरेट करेगा और उसको ग्रो करके देखेगा कि नेक्स्ट जनरेशन के अंतर्गत भी इसके 8 ही पोड आ रहे हैं या उसके पोड की संख्या के अंतर्गत कमी आई है। अगर उसको लगता है कि नहीं भैया इसके अंतर्गत तो वो ही पोड आ रहे हैं, तो वो सेलेक्ट कर लिया और फिर उसका मूल्यांकन कर लिया कि भैया अच्छी है। तो ऐसे करेक्टर वाले प्लांटों को वो क्या करता है, बीजों को इकट्ठा कर लेता है और अलग से उसको रख देता है, यानी कि जर्म प्लाज्म के रूप में, कि आने वाले टाइम पे सपोज करो कि ऐसी वैरायटी हो जाए कि जिसके अंतर्गत 8 पोड लग ही नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे कि ऐसी वैरायटियां डेवलप कर सकते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल लेके, कि जिसके अंतर्गत अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो यह कौन सी प्रजाति होगी, जो ब्रीडिंग लाइनें होती है वो कौन सी होती है, आपके प्लांट ब्रीडर के द्वारा तैयार की जाती है। जैसे कि मैंने तैयार करने का तरीका आपको बता दिया कि वो कैसे लाइनें तैयार करता है या कैसे चयन करता है। तो इसके अंतर्गत क्या करता है कि आपके प्लांट ब्रीडर क्या होगा कि पादप प्रजनन कार्यक्रमों के द्वारा, यानी कि जो प्लांट ब्रीडर जो सिलेक्शन करेगा और जो आपके वेरिएशन के अंतर्गत सिलेक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और जो आपका इवोल्यूशन करेगा, यानी कि उनके द्वारा जो आपका क्या होगा, विकसित लाइनें, जो नई वेरायटी तैयार कर रहा है, जो लाइनें तैयार कर रहा है वो समष्टि में होती है, यानी कि ये ग्रुप में होती है। अक्सर इनमें उपयोगी जीन संयोजी पाई जाती है, यानी कि जो प्लांट ब्रीडर के लिए उपयोगी जीन होती है ना, वही एक्वायर्ड कैरेक्टर देख के वो क्या करता है, तैयार करता है। तो अपन ने देखा कि अगर 10-15 पौधे हैं, अपने को चाहिए भैया कि ऐसी जीन जिसकी पौधे के अंतर्गत अलग अलग लीफ के कलर दिख रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, उस पौधे के बीजों को ले आएंगे और बीजों को ले आके इकट्ठा कर लेंगे, ताकि अपन क्या करें कि उनसे अगर कभी फ्यूचर में ऐसे प्लांट तैयार करने हो कि अपने को अलग अलग लीफ, जो अपने लीफ है या जो आपके पत्तियां हैं उनके अलग अलग कलर वाले प्लांट्स चाहिए, तो अपन उसके जीन अपन उसको डालकर अपन नया पौधा नया क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, ऐसे जर्म प्लाज्म इकट्ठा करते हैं, जो किसके द्वारा होता है, जो आपके ब्रीडिंग लाइन्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। बात करें जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी, यानी कि वाइल्ड फॉर्मेंड एंड वाइल्ड रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा। कैसे फॉर्म्स क्या होंगी कि इसके अंतर्गत क्या होंगी, वाइल्ड फॉर्म्स कौन सी, कि जो जंगली प्रजातियां होंगी वो, कैसे कि किसी भी फसल का जंगली प्रारूप क्या, कि जो भी आपके प्रजातियां हैं जो कई बार जंगल में उग रही है, यानी कि जो अपन कल्टीवेशन के अंतर्गत काम में नहीं ले रहे लेकिन फिर भी है, वह जंगली प्रजातियां होती है, जिसका अपन कल्टीवेशन नहीं कर रहे लेकिन होती है। अपन बात करें कि अपन काफी, अगर चावल की अगर मैं वैरायटियों की बात करूं तो 24 वैरायटियां हैं, है ना, अलग अलग प्रजातियां, सॉरी वैरायटियां नहीं प्रजातियां हैं, है ना, स्पीसीज है उनमें से, लेकिन 2 ही स्पीसीज अपन ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होती है कि वाइल्ड प्रजातियां पाई जाती है, जंगली प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कि उस फसल के सीधे उत्पत्ति हुई है, जहां से उसकी डायरेक्टली क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ऐसे जर्म प्लाज्मा को भी अपन क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, क्या पता उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर अपने को मिल जाए। हो सकता है कि रोग रेजिस्टेंट, या फिर अपन बात करें डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, या फिर अपन बात करें ड्राउट रेजिस्टेंट अपने को जीन उनसे प्राप्त हो सकते हैं। कई बार ज्यादातर देखा होगा कि अपने वाइल्ड स्पीसीज होती है ना, वो सूखे के अंतर्गत भी अच्छे से सर्वाइव कर पाती है, लेकिन जो अपनी हाइब्रिड वेरायटियां होती है ना, वो जनरली नहीं कर पाती, लेकिन उनके अंतर्गत ऐसे जीन डाल दिए जाए अपने वेरायटियों के अंतर्गत कि वो सूखे के अंतर्गत भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो इसी के लिए अपन क्या करते हैं कि जो जंगली प्रारूप होते हैं, जंगली संबंधी होते हैं, उनको भी अपन कलेक्ट करके रखते हैं, उनके जर्म प्लाज्म के रूप में कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि अपन उनके जीन को उस नए पौधे के अंतर्गत डाल सके। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जंगली संबंधियों को उन शेष सभी प्रजातियों को कहा जाता है जो फसल की प्रजाति के जीवों के विकास के दौरान पूर्वजों प्रजाति की रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो आपने नई वेरायटियां बनाई है ना, उनके पूर्वज रहे हैं वो कहीं ना कहीं, है ना। और जंगली प्रारूप का संबंध फसल प्रजाति के संकरण सरल कर देता है, यानी कि जो आपका संकरण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो क्या करता है कि आपका सरल बना देता है। अगर वाइल्ड स्पीसीज है ना आपकी, यानी कि एक ही स्पीसीज के 2 पौधे हैं, तो उनके अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन कर देना, या फिर अपन बात करें कि जो आपका संकरण करना है वो आपका इजी होता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको अच्छे से डीपली समझाऊंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसे संकरण किया जाता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, इन दोनों को भी अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, जो आपको इजी वे के अंतर्गत समझ में आएगा। तो इनका क्या होगा कि संकरण करना काफी इजी रहता है, यानी कि पूर्वजों के साथ के अंतर्गत अपन क्रॉस करवाते हैं तो वो इजी भी हो जाता है, जबकि जंगली संबंधियों के साथ में संकरण अपेक्षाकृत कठिन हो पाता है। लेकिन अगर एक बात बताऊं, एक तो एक ही पूर्वज के साथ में क्रॉस करवाओगे तो वो इजी होगा, लेकिन दूसरी अगर प्रजाति है, यानी कि उसी चीज की दूसरी प्रजाति है ना, तो उसके साथ में जो क्रॉस करवाना है वो काफी टिपिकल हो जाता है ना, टिपिकल हो जाता है, और अपने उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार बहुत कठिन हो जाता है कि हो भी नहीं पाता। इसीलिए अपन क्या करते हैं कि जो वाइल्ड रिलेटिव्स
रिलेटिव्स शब्द का इसलिए यूज किया गया है कि अपन उन्हीं रिलेटिव यानी कि किसी के जो पूर्वज रहे हैं किसी क्रॉप के, उन्हीं से क्रॉस करवाएंगे तो वो आसानी से क्रॉस हो जाएगा और उनके अंतर्गत डिजायरेबल करैक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज के अंतर्गत ये चीज आपके क्या करती है, आपके प्लांट ब्रीडर को काफी हेल्प पहुंचाती है। ये जर्म प्लाज्मा आपका काफी हेल्पफुल रहता है ताकि वो अच्छे से क्रॉस करवा सके और नई वेरायटी डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए अपन क्या करते हैं, वाइल्ड फॉर्म्स का अपन या रिलेटिव्स का क्या करेंगे, कलेक्शन करते हैं और जर्म प्लाज्मा इकट्ठा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करूं कि विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक, यानी कि मैं बात करूं कि जो आपका स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक क्या कि जिसके अंतर्गत तो ऐसा स्पेसिफिक कोई नया गुण होगा वो होता है ना। जैसे कि अपन बात करें इस समूह में उत्परिवर्तित लाइनें, यानी कि अपन म्यूटेशन के द्वारा अपन कोई म्यूटेशन करवा दिया और उसके द्वारा कोई नई चीज क्रिएशन हो गया। अगर अपन ने बात करें कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेहूं था आपके म्यूटेशन के द्वारा आपके वैरायटी तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत स्टार्ट के अंतर्गत जो आपके वैरायटी थी उसके अंतर्गत गेहूं था वो आपका रेडिश कलर का दिखता था, जो किसान ग्रो करना उचित नहीं समझ सकता। लेकिन आपके MS स्वामीनाथन थे, उन्हें गामा रेज के द्वारा उन्होंने म्यूटेशन क्रिएट किया और जो गेहूं का कलर है उसका ब्राउनिश कर दिया, जो कि आपके अपने ह्यूमन आराम से उसे उगा रहा है। और जो आपके फार्मर थे वो पहले रेड देख के उगा नहीं रहे थे, लेकिन अब ब्राउनिश देख के काफी अच्छे तरीके से उसे उगा पा रहे हैं। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं कि म्यूटेंट लाइनें भी यूज में कर सकते हैं, अपने को डिजायरेबल करेक्टर म्यूटेशन के द्वारा भी मिल सकता है। और म्यूटेशन भी जो हार्मफुल है और यूजफुल है वो भी अपन अच्छे से आगे बात करने वाले हैं। तो जो म्यूटेंट लाइनें हैं उनको भी अपन कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमीय विफंदन, यही एक तरीके से म्यूटेशन का ही प्रकार है। क्रोमोसोम के कारण जो भी उसके अंतर्गत हेरफेर होती है, यानी कि क्रोमोसोम जैसे कि पॉलीप्लॉइडी वगैरह है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। जो पॉलीप्लॉइडी के कारण भी अपन वेरिएशन क्रिएट करते हैं, उनके जर्म प्लाज्मी अपन इकट्ठे करते हैं। उसके साथ ही आनुवांशिक चिन्ह लाइनें, यानी कि जो जेनेटिक तरीके से अपने को लगता है कि यह डिजायरेबल कैरेक्टर है, उन लाइनों को भी अपन इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं और उन सभी के जर्म प्लाज्म इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि अपन नई वेरायटी अपन सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन के टाइम पे जो अपने वेरिएशन लिया है अलग अलग चीजों को, ये सभी चीजें वेरिएशन क्रिएट कर रही है, जर्म प्लाज्म के द्वारा अपन वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो उनमें से फिर किसान जो आपका प्लांट ब्रीडर होगा वो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला क्या होगा, जर्म प्लाज्म लेगा और उसको नई संतति के अंतर्गत डाल के नया वेरायटी रिलीज करेगा। तो विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक भी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें बात करूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कि जो आपका जनन द्रव्य है उसका अपन वर्गीकरण की बात करें कि जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। कैसे कि अपन इसको बात करें कि वर्गीकरण कैसे, एक तो कृषि जनन द्रव्य, मतलब कि जो कल्टीवेशन जर्म प्लाज्म, कल्टीवेशन कौन सा, जो अभी उगाया जा रहा है खेतों के अंतर्गत, जो जर्म प्लाज्म कौन सा होगा, जैसे कि अपन ने अभी कोई वैरायटी है, जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे कि IR8 है, राइस की IR8 है, वो अभी उगाई जा रही है और अपन उसी वैरायटी के बीजों को क्या करते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, उसके जर्म प्लाज्म को रख लेते हैं ताकि आने वाले टाइम के अंतर्गत उसके नई वैरायटी बनाने के अंतर्गत वो काम में लिए जा सके। तो कृषि जनन द्रव्य को भी अपन इकट्ठा कर सकते हैं। क्या जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन दो तरीके से अपन ने इसको बांटा, किस किस के आधार पर, एक तो कृषि यानी कि कल्टीवेशन जर्म प्लाज्म जो अभी उगाया जा रहा है अपने खेतों के अंतर्गत, जो प्रचलन के अंतर्गत है प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत, और दूसरा कौन सा आपका जर्म प्लाज्म होगा जो जंगली जनन द्रव्य, मतलब कि अपन बात करें कि वाइल्ड जर्म प्लाज्म, जो क्या होगा कि जंगल में उगाया जा रहा है, यानी कि अपन नहीं उगा रहे लेकिन जंगल के अंतर्गत उग रहा है, और जहां उग रहा है अपन क्या करते हैं स्पेसिफिक एरिया बनाकर उसको रेस्ट्रिकेट कर देते हैं, या फिर अपन बात करते हैं कि ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत रहता है या गवर्नमेंट के अंडर में रहता है कि यहाँ पे जो वाइल्ड स्पीसीज है इनको ग्रो होने दो। ये संरक्षण भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपका अच्छे से टॉपिक आएगा जिसके अंतर्गत जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको संरक्षण किया जाता है, उसके भी इंसिटू और एक्सिटू के माध्यम से किया जाता है, उनके से अपन आगे जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत बात करने वाले हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। अभी मोटा मोटा आपको एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को पता है कि जर्म प्लाज्म अपने को इकट्ठा करना है, तो अपन कृषि जो कल्टीवेटेड अपने जर्म प्लाज्म है उनको भी इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावा जो अपनी जंगली प्रजातियां हैं उनका भी जर्म प्लाज्म अपन क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। मैं बात करूं कि नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो ओरिजिन हुआ है अपने पास में कोई भी चीज जर्म प्लाज्म का, उसके आधार पर जर्म प्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। जर्म प्लाज्म को अपन ने पिछला तरीका भी देखा
कि अपन ने जर्म प्लाज्म पहले तो कैसे कहां से जर्म प्लाज्म इकट्ठा करें, देसी किस्में हो सकती है, जो आपकी लोकल वेराइटी है या लोकल रेसेस हैं उनको द्वारा भी अपन जर्म प्लाज्म कलेक्ट कर सकते हैं। पुरानी अप्रचलित किस्में हैं उनका जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर सकते हैं। खेती में उपयोग में आ रही किस्में जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत यानी कि वेराइटी जो इंक्लूड कर रहे हैं अभी उगाने के लिए, उनका भी अपन यूज करते हैं। प्रजनन जो लाइनें या ब्रीडिंग जो लाइनें होती है उनका यूज किया। जंगली प्रारूप या जंगली संबंधी या वाइल्ड फॉर्म या फिर अपन बात करें कि वाइल्ड रिलेटिव थे उनके द्वारा अपन ने जन्म प्लाज्म इकट्ठा कर लिया, उनका जब प्लाज्म इकट्ठा कर लिया। विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक जो अपने को स्पेशली जेनेटिक स्टॉक चाहिए था यानी कि जिसमें उत्परिवर्तन करके जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर थे उनके द्वारा भी की। फिर अपन ने वर्गीकरण किया, जर्म प्लाज्म दो तरीके से अपन ने बांटा। किसके आधार पर, ये डोमेस्टिकेशन के आधार पर कि भैया कल्टीवेटेड है या वाइल्ड स्पीसीज है, तो वाइल्ड है तो उनको भी अपन ने बीजों को इकट्ठा किया। इसके अलावा जो कल्टीवेशन जो अभी प्रेजेंट में उगाया जा रहा है उसके आधार पर भी अपन ने दो भागों में बांटा, जो कि डोमेस्टिकेशन या अपन बात करें ग्राम्य के आधार पर बांटा था। अब मैं बात करूं कि जर्म प्लाज्मा को फिर दो भागों में बांटा जाता है, वो बांटा जाता है स्थान के आधार पर या ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पर। एक वो ओरिजिन की जो आपके इंडिजिनस हो, जैसे कि अपने पास में कोई वैरायटी है जो यहाँ पे ही उग रही है ओनली, तो अपन क्या करेंगे कि उसी को जो जहां उग रही है ना उसी को अपन क्या करते हैं बाउंड कर देते हैं और उसको उगने देते हैं और वहीं पे उसका क्या करते हैं संरक्षण करते हैं और अपने ही देश में कर रहे हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री नहीं करते। तो वो क्या हो जाएगा आपके देशी जनन द्रव्य या इंडिजिनस जर्म प्लाज्म हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं विदेशी जनन के अंतर्गत यानी कि एक्सोटिक जो आपका जर्म प्लाज्म होगा तो वो अन्य देशों से में उत्पन्न जर्म प्लाज्म से आता है। मतलब कि अगर अपन बात करें कि यूएसए के अंतर्गत अगर कोई पौधा है उसके अंतर्गत अपन ने गेहूं की वैरायटी देखी काफी अच्छा है, तो फिर अपन वहां से भी जर्म प्लाज्म अपने यूजफुल के लिए अपन वहां से मंगा सकते हैं। तो जर्म प्लाज्मा को दो ही आधार पर बांटा अपन ने उत्पत्ति के आधार पर, एक तो इंडिजिनस हो सकता है और आपका एक एक्सोटिक हो सकता है। मतलब कि इंडिजिनस मतलब कि अपना स्वदेशी हो सकता है और एक विदेशी या अपन बात करें कि जो आपके विदेश के अंतर्गत जो ग्रो हो रहा है उसका भी जर्म प्लाज्मा अपन यूज कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो ही भागों में बांटा गया है। इसके अलावा अपन बात करें जीन कोष की या जीन पूल की आई होप आप लोगों को इसका कल अच्छे से समझाएंगे। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, काफी वीडियो बड़ा हो चुका है। जीन पूल को अपन यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है जीन पूल का, वो मैं आपको अच्छे से हिसाब से समझाऊंगा और काफी इजी वे में समझाऊंगा कि आपको एक ही यानी कि 5 मिनट के अंतर्गत ये सब कुछ समझ में आने वाला है। तो इसकी अपन क्या करेंगे कल बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अगर पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।